सादर प्रणाम दोस्तों, मैं रमन सिंह सोलंकी एडवोकेट। ये लीगल अवेयरनेस के लिए वीडियो में बनाता हूँ। और कानून में बहुत परिवर्तन हो चुका है। जो आईपीसी था वो बीएनएस हो गया है और जो दंड प्रक्रिया संहिता था वो बीएनएसएस हो गया है। ऐसी स्थिति में और नए नए जजमेंट भी आ रहे हैं, नई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए हैं जिनके आधार पर अपराधी को पता लगाया जाता है। और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है और डीएनए का भी बहुत इसमें देखा जाता है। ऐसी स्थिति में भी न्यायालय समीक्षा करता है कि कोई रंजिश व झूठा फंसाया गया है, ये क्या है। अब एक जजमेंट है इंद्रजीत दास त्रिपुरा राज्य का 2023 वॉल्यूम में सुप्रीम कोर्ट 72 मध्य प्रदेश वीकली नोट का। इसमें मृत शरीर शव की बरामदगी नहीं हुई थी, मात्र एक अंग बरामद हुआ था। अभियोजन अनुसंधान अधिकारी ने इस बात के लिए कोई डीएनए टेस्ट नहीं करवाया था कि यह अंग मृतक कौशिक सरकार का ही था या किसी और का। फिर अपराध शास्त्र क्रिमिनोलॉजी के दो सिद्धांत हैं। पहला यह है कि यदि मृत शरीर बरामद नहीं हो तो भी दोष सिद्धि अभिलिखित की जा सकती है। दूसरा सिद्धांत यह है कि जब तक शव बरामद न हो दोष सिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती है। दूसरा विचार सिद्धांत इस कारण से अधिक सही है कि मृतक बाद में जीवित भी पाया जा सकता है। दूसरा एक और जजमेंट है मित्रों कि इसी इंद्रजीत के 10वें जजमेंट में यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया कि अनुसंधान अधिकारी ने मृतक अंडरवियर एवं योनिस्त्राव की स्लाइड व अभियुक्त के अंडरवियर को डीएनए टेस्ट के लिए नहीं भेजा था। अभियुक्त के वीर्य का नमूना डीएनए टेस्ट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 क जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में धारा 52 है, उसका पालन भी नहीं किया गया था, न कि एफएसएल को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया था। ऐसी स्थिति में उसको बरी किया गया था। यह केस है कमलेश वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य 2013 वॉल्यूम 1 छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट 509 छत्तीसगढ़। और दूसरा मित्रों एक और केस है जिसमें मात्र डीएनए प्रोफाइलिंग व अभियुक्त के डीएनए मिलान हो जाने से ही अपराध प्रमाणित नहीं हो जाएगा। अगर डीएनए की वजह से ही अपराध प्रमाणित हो जाएगा ऐसा मानते हैं और ऐसे भयभीत होते हैं जूनियर एडवोकेट्स, तो वो इस बात को देखें कि यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दीपक आर्य वर्सेस झारखंड 2016 क्रिमिनल लॉ जनरल 98 झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट का हवाला भी दिया है। तो इसमें यह है कि तथ्य यह था कि अभियुक्त मृतक के शव को बाहों में ले गया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट का यह मत है कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त के शरीर के मृत सेल मृतक के शव में ट्रांसफ़र हो गए होंगे और इसलिए डीएनए प्रोफाइलिंग व अभियुक्त के डीएनए का मिलान हो जाने से ही उसे दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। एक और जजमेंट है मित्रों कि वो जजमेंट के संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ कि राजेश और स्टेट राजेश और एक अन्य वर्ष स्टेट ऑफ एमपी एआईआर 2023 सुप्रीम कोर्ट 4759 और 2023 क्रिमिनल लॉ जनरल 4167, इसमें भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि मृतक की मुट्ठी में पाए गए बाल डीएनए टेस्ट में आरोपी राजेश यादव के ही थे। एक छोटे कद के लड़के के द्वारा उच्च कद के व्यक्ति के साथ संघर्ष के दौरान बाल खींचना असंभव जैसा है, यह माना गया। डीएनए रिपोर्ट का स्रोत ही संदिग्ध था, इसलिए यह संभावना भी हो सकती है कि पुलिस ने निरोध हिरासत के दौरान पुलिस ने ही राजेश यादव के बाल खींचकर जब्ती में शामिल कर दिए होंगे। और भी कई इसमें परिस्थितियां देखी गई है, उसके आधार पर उसे बरी किया गया था। इसमें एक जजमेंट का हवाला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का मनोज एंड अदर्स वर्सेस मध्य प्रदेश 2023 सुप्रीम कोर्ट केस 353, ये इसका इसमें रेफरेंस दिया गया था। एक और जजमेंट देख लेते हैं दोस्तों कि अभियोक्त्री के यौन स्त्राव से हासिल डीएनए प्रोफाइल का मिलान नहीं हुआ, परंतु सह अभियुक्त से डीएनए प्रोफाइल का मिलान हो गया तो अभियुक्त को इस आधार पर बरी किया था। यह जजमेंट था पंकज वर्सेस हिमाचल प्रदेश 2020 क्रिमिनल लॉ जनरल 526 हिमाचल प्रदेश। और एक जजमेंट और देख लेते हैं राजेश उर्फ टिंकू वर्सेस स्टेट 2025 लीगल 148 दिल्ली। इसमें आरोपी राजेश टिंक से चाकू बरामद किया गया था
और चाकू पर खून के धब्बे नहीं मिले। इस चाकू से अपराध होना बताया गया था। इस चाकू की जांच हेतु एफएसएल नहीं भेजा गया और न ही उस पर कोई सीरोलॉजिस्टिकल विश्लेषण किया गया, जिससे उस पर घातक चोट से संबंध स्थापित नहीं हुआ। इस आधार पर जो पुलिस की भूल हुई है, उसके कारण से उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन लोगों को बरी किया था। दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। मैं आपको अगले एपिसोड में फिर मिलूँगा। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, गर्मी चल रही है। और मैं आपको और एक बात जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं अलीराजपुर के इतिहास पर एक मैंने लेख लिखा है और उसके संबंध में मैं आपको आली ले जाऊंगा और अलीराजपुर के मुख्य दर्शनीय स्थलों की ओर ले जाऊंगा और मैं उस संबंध में आपको बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी दूंगा, और जिसमें डॉक्टर क़यामुद्दीन पठान जी जिन्होंने शोध पत्र लिखा है उनका, और डॉक्टर जगदीश सिंह गहलोत जिन्होंने अलीराजपुर के संक्षिप्त इतिहास लिखा उनका, और एचिसन ने और जनरल लुआर्ड ने जो किताब लिखी है अंग्रेज़ों ने, उस पर भी मैं अलीराजपुर के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद लीगल। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी और वीडियो आपको देखने मिले। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक घंटी है, चित्र है, उस घंटी पर आप दबाएंगे तो नीचे आल लिखा हुआ मिलेगा। उस आल को दबा देंगे तो मेरी सारी वीडियो आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।